वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर के टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को आप प्रारंभिक परीक्षा में सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। तो आइए आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, गोदावरी नदी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन, इसके द्वारा दक्षिण भारत के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण किया जाता है। दूसरा कथन, धार्मिक आर्थिक महत्व ज्यादा होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तीसरा कथन, परवरा, मनेर, सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। अब आपको यह बताना है कि ए बी सी डी के रूप में जो आपके सामने विकल्प हैं उसमें से किसका आप चयन करेंगे। ए विकल्प कहता है सभी कथन सही हैं, बी विकल्प कहता है केवल कथन 2 सही है, सी विकल्प कहता है 1 और 2 सही है, डी विकल्प कहता है केवल 3 सही है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि गोदावरी नदी के विषय में कौन सा विकल्प आप चयन करेंगे। गोदावरी नदी हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी। चर्चा में इस वजह से बनी हुई थी क्योंकि वहां गोदावरी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा खनन हो रहा है और उस खनन का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो गोदावरी नदी का इकोसिस्टम है वह डैमेज हो रहा है, उसका जल प्रवाह जो है कि डैमेज हो सकता है। तो इसी वजह से चर्चा में बना हुआ था। तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। आई होप अभी तक आपने इसका आंसर जरूर ऑप्ट कर लिया होगा, डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, सभी कथन सही है। बिल्कुल सही बात है। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण इस नदी के द्वारा किया जाता है और इसका भी गंगा की तरह दक्षिण भारत में आर्थिक और सामाजिक महत्व ज्यादा होने के कारण इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। परवरा, मनेर और सबरी इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वेनगंगा, फेनगंगा। तो ये जो कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको आप जानते हैं, उनके अलावा ये जो सहायक नदियां, इनको याद रखिएगा, इस प्रकार की सहायक नदियां पूछी जाती हैं। आई होप आपने आंसर ए ही ऑप्ट किया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से निम्न में से क्या नहीं होता है। अब आपको बताना है कि अगर किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो निम्न में से क्या नहीं होगा। पहला, उस क्षेत्र में खनन उत्खनन पर रोक लग जाती है। दूसरा, विद्युत ग्रह अर्थात पावर प्लांट स्थापित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हैवी इंडस्ट्री स्थापित नहीं किया जा सकता है। डी, व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित होता है। अब आपको बताना है कि आपको कौन सा ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा है जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने पर नहीं होता। सिंपल प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है और वह है आंसर डी, व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें जो है कि रेगुलेशन होते हैं। रेगुलेशन का मतलब ये है कि वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपको आना जाने से ही मना कर दिया जाएगा। बस उसमें क्या होगा कि आपके द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जैसे आग लगाने से लेकर जिससे वहां पर कोई डैमेज हो। बाकी सही बात है, उस क्षेत्र में खनन और उत्खनन जो है कि रोक दिया जाता है। वहां पर पावर प्लांट नहीं लगाए जा सकते क्योंकि उसके लिए काफी बड़ा एरिया चाहिए होता है, उससे काफी पोल्यूटेड मटेरियल निकलते हैं और उसके लिए कई तरह के सहायक सामानों की आवश्यकता होती है। हैवी इंडस्ट्री भी स्थापित नहीं की जा सकती है क्योंकि ये जो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात इस समय इस वजह से चर्चा में बनी हुई है क्योंकि गोदावरी का जो उद्गम क्षेत्र है वहां पर हमने बताया आपको कि वहां पर खनन उत्खनन की क्रिया चल रही है, जिसके वजह से उसका जो उद्गम सोर्स है वो प्रभावित हो रहा है। तो जो यह इसका उद्गम क्षेत्र है उसी को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की जा रही है, जिससे यहां पर होने वाली क्रियाओं पर रोक लगाई जा सके। उसी संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रेड होल खनन निम्न में से किस राज्य की विशेषता है। रेड होल खनन अभी भी चर्चा में बना हुआ है, 3 से 4 दिन पहले भी चर्चा में बना हुआ था। आपके पास विकल्प है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय। आई होप बहुत इजी प्रश्न है, तो बिल्कुल भी आपने समय नहीं लिया होगा। इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में क्या है आपको पता है, मिनरल्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि जो मिनरल्स है वो जनजाति समुदाय के पास है, व्यक्तिगत स्वामित्व है उनके पास लोगों का, तो इसलिए उनके
पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो इस वजह से क्या करते हैं वह छोटे छोटे गहरे जो है कि गड्ढों का बनाकर नीचे की ओर जाते हैं और उसमें से क्या करते हैं अकेले या फिर 3 4 5 लोग मिलकर खनन करते हैं। वो जो गड्ढे होते हैं वो इतने कम चौड़े होते हैं कि उसमें रेंग कर जाना पड़ता है, इसीलिए इसको रेत होल खनन बोला जाता है। ये इस वजह से घातक होता है क्योंकि कई बार ये जो गड्ढे कोलैप्स हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था 5 लोगों की मृत्यु इसी वजह से हो गई थी, इसी वजह से चर्चा में बना हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, मेघालय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है वह है ब्लिंगडन द्वीप कहां पर है, आपको बताना है। चर्चा में काफी बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। इजी प्रश्न है, कौरत्ती के पास, दूसरा माजुली द्वीप के पास, तीसरा कोच्चि के पास और डी हरिकोटा के पास। तो ब्लिंगडन द्वीप जो है इसके विषय में आपको बताना है। इसका जो निर्माण किया गया था वह किया गया था 1933 में। मैंने शब्द क्या यूज किया? निर्माण किया गया था। जी हाँ, 1933 में निर्माण किया गया था और यह कृत्रिम द्वीप है, अर्थात एक तरह का हमने आर्टिफिशियल इसको हम लोगों ने बनाया है। और उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलिंगडन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह जो है कि कोच्चि के पास में है, तो इसलिए आंसर होगा आपका सी। आई होप आपने जरूर डिसाइड किया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है जो है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कृत्रिम द्वीप निर्माण के लिए बिल पास किया है? तो आर्टिफिशियल जो है कि आइलैंड बनाने का बिल एक पास किया गया है निम्न में से किसी एक देश के द्वारा। और इस समय आर्टिफिशियल जो आइलैंड है आपको पता है चाइना के द्वारा, यूएई के द्वारा, कई देशों के द्वारा बनाया जा रहा है। होता क्या है कि यह न सिर्फ जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं बल्कि अन्य कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। इसलिए बढ़ती जनसंख्या, उनकी खाद्य सुरक्षा, सामरिक महत्व के कारण जो है कि द्वीपों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क ने अभी एक बिल पास किया है, उसने कहा है कि वह जो है कि अपनी राजधानी से समीप वाला जो क्षेत्र है सागर वाला, वहां पर कोपेनहेगन से थोड़ा सा दूर, वहां पर एक द्वीप का निर्माण करेगा और इस द्वीप पर लोगों को भी बसाएगा और अन्य तरह की आवश्यकताओं की वो पूर्ति करेगा। तो इस तरह से डेनमार्क इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अभी भी चर्चा में बनी हुई है, हमेशा चर्चा में बनी रहती है, तो इसके विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला है, इसे 2014 में प्रारंभ किया गया था। बी, इसे यह केंद्र पोषित योजना है। सी विकल्प कहता है इसके तहत जल शोधन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। डी, सिर्फ प्रदूषित नदियों को इसके तहत शामिल किया जाता है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के विषय में क्या जो है कि गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो गलत है वो है पहला ही विकल्प। इसे 2014 में प्रारंभ नहीं किया गया था, इसे 1995 में प्रारंभ किया गया था और तभी से हम नदियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नदियां प्रदूषित होती हैं उसको इसके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। और चूंकि यह जो योजना है केंद्र पोषित है, वर्ल्ड से भी जो है कि विश्व के अन्य संस्थाओं से भी इसको सहयोग मिलता है, इसके तहत इसको प्रयास किया जाता है कि आखिर जो रिवर है, जो नदी है, वह क्यों पोल्यूटेड हो रही है। स्वाभाविक है, या तो वहां पे वेस्टेज मटेरियल उसमें फेंके जा रहे होंगे, या फिर जो है कि वहां पर सौदागर जो ग्रह हैं जहां पे चिताएं जलाई जाती हैं वो बहुत आधुनिक नहीं होंगे, इसको ऐसे फेंका जा रहा होगा, या फिर जो है कि गांव और घर से जो अपशिष्ट मटेरियल जाता है उसको डंप किया जा रहा होगा। तो इन सभी चीजों का समाधान इसके तहत किया जाता है। तो ये विकल्प जो है वो गलत है, इसे 2014 में नहीं 1995 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न जो है कि वो बैंकों के निजीकरण से है। सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है, इनमें से कौन सा बैंक शामिल नहीं है? बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि बैंकों का निजीकरण का मुद्दा जो है काफी चर्चा में बना रहता है और आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक है वो कौन से बैंक किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर है जो है कि जिसको शामिल नहीं किया गया है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बड़ा बैंक है, इसका निजीकरण अभी नहीं किया जा सकता। हाँ, जिस तरह सरकार बढ़ रही है भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है। आपको मैंने बताया था कि 6 बैंकों का जो है कि निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 बैंकों का अभी जो है कि नाम प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 3 बैंक जो सबसे ऊपर वाले हैं वो है और इनके निजीकरण की बात की जा रही है, इनकी सिफारिश की गई है। देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न जो है वह है लक्षद्वीप के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो लक्षद्वीप के विषय में पहला कथन है यह देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कथन कहता है लक्षद्वीप नाम इसे 1973 में दिया गया था। कथन तीसरा, जेसेरी एवं दिवेही यहाँ की राजकीय भाषा है। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से जो असत्य कथन है या सत्य कथनों का विकल्प किसका आप चयन करें। असत्य कथन का विकल्प आपको चयन करना है। तो पहला विकल्प कहता है दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सत्य है। बी कहता है
केवल एक असत्य है, सी कहता है केवल दो असत्य है, डी कहता है केवल तीन असत्य है। आई होप आपके लिए काफी इजी होगा। तो सही बात है, ये देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपने देखा है इसका जो एरिया है 32 वर्ग किलो स्क्वायर मीटर का है, तो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। लक्षद्वीप इस नाम इसे जो है कि 1973 में दिया गया। सही बात है, इससे पहले इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप का मतलब होता है लाख द्वीपों का समूह, और इसको ये नाम दिया गया है। तीसरा जो कथन है कि जसेरी एवं द्विवेही यहाँ की राजकीय भाषा है, यह गलत है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है और मलयालम। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर ये जो लिखा है, ये जसेरी और द्विवेही जो है यहाँ की राजकीय भाषा नहीं है, यहाँ की बोलियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो नाम लिखे हुए जसेरी द्विवेही राजकीय भाषा नहीं है, ये क्या है, यहाँ की जो है कि बोलियां हैं। तो इस तरह से आपको असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन केवल तीसरा होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और वह है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में घोषणा की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में घोषणा की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आपके पास विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है लद्दाख, चौथा है आपके पास चंडीगढ़। ये जी प्रश्न है ये भी आपके लिए, क्योंकि ये काफी चर्चा में बना हुआ है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप, क्योंकि आपको पता है वहां पे नए प्रशासक आए हैं पटेल जी, तो उन्होंने जो कि वहां पे जो घोषणा की है उससे कई तरह के तनाव हैं, और उन तनावों में एक कारण ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जो है कि जो पंचायत के चुनाव जो होते हैं, चूंकि वहां पर विधायिका तो है नहीं, विधायिका का मतलब वहां पे इस तरह से मुख्यमंत्री तो चुने नहीं जाते, तो उनके पास जो है कि 2 ही तरह की, एक तरह डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। पहला है जो है कि वो लोग अपना सांसद चुनते हैं, दूसरा ये है कि वो लोग पंचायत में के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो कुछ वहां पे ऐसे कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए बिल या ये जो बात कही गई है, इस तरह के मसौदे लाए गए हैं। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत के कौन से शैक्षिक संस्थान को सबसे अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। पहला है आईआईटी बॉम्बे, दूसरा है आईआईटी दिल्ली, तीसरा है आईआईएससी बेंगलुरु, और डी है आईआईटी मद्रास। तो अगर इनका आप रैंक देखें तो सबसे जो अच्छा रैंक दिया गया है वो आईआईटी बॉम्बे को दिया गया है। चौथे साल 4 साल से ही क्या है, ये देश का सबसे अच्छा संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली की जो रैंक है वो 185 है, और जो है कि आईएससी बेंगलुरु वो जो है वह 186 है, और 255 रैंक जो है कि आपका आईआईटी मद्रास का है। तो इस तरह से जो आईआईटी बॉम्बे है वह सबसे ऊपर है। अगला जो प्रश्न है वह रोहिंग्या समुदाय से है, जो कि इस समय चर्चा में बने हुए हैं। रोहिंग्या समुदाय का मुद्दा हाल ही में चर्चा में बना हुआ था। इस विषय में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन वाले विकल्प का आपको चयन करना, ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन वाले विकल्प का चयन करना है। कथन 1, इनका संबंध रखाइन प्रांत से है जिसकी राजधानी सितवे है। 2, सभी रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक हैं। डी, इस समय सर्वाधिक रोहिंग्या बांग्लादेश में रहते हैं। अब आपको बताना है कि आखिर जो है कि इसमें से सत्य कथन के विकल्प कौन से हैं। ए कहता है कि सभी सही हैं, सभी कथन सत्य हैं, बी कहता है 1 और 3, सी कहता है 2 और 3, और डी कहता है केवल 1। इजी प्रश्न है काफी। तो इनका संबंध जो है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत से है जिसकी राजधानी सितवे है, बिल्कुल सही है। सभी रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक हैं, ये थोड़ा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि म्यांमार ने अपने यहाँ के जो रोहिंग्या समुदाय है उनको नागरिक तो मानता ही नहीं, वो उन्हीं लोगों को नागरिक मानता है जो यह प्रूव कर देते हैं कि उनके जो पूर्वज बहुत लंबे समय से वहां पर रहते आए हैं। अन्यथा उसका कहना है कि जब ब्रिटिश फेज था, ब्रिटिश शासन था, तब ये लोग जो है कि माइग्रेट करके म्यांमार में आए थे। तो इसलिए वहां पर रोहिंग्या को जो नागरिकता है बहुत कठिन होती है, बहुत कम ही लोगों को नागरिकता वहां पर मिल पाती है, और इस समय सर्वाधिक रोहिंग्या बांग्लादेश में रहते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें से सत्य कथन वाले विकल्प 1 और 3 हैं, इसलिए आंसर होगा आपका बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अमेरिका ने हाल ही में स्ट्राइक फोर्स का गठन किया है, इसका उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प कहता है अमेरिकी नेवी को मजबूत करना, बी कहता है एफबीआई को सपोर्ट करना, सी कहता है अमेरिकी व्यापार में आने वाली रुकावटों पर नजर रखना, डी कहता
कहता है साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। अब आपको बताना है कि आखिर जो स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है वो किस उद्देश्य के लिए किया गया, तो इसमें सही आंसर जो है वो है सी, अमेरिकी व्यापार में आने वाले रुकावटों पर नजर रखना। दरअसल अमेरिका क्या करता है, अब प्रोडक्शन तो करता है लेकिन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है, चाइना वगैरह से आता है। तो चाइना बार बार क्या करता है, वो जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक करता है, अवरुद्ध करता है, और इसके वजह से जो प्रोडक्शन है अमेरिका में प्रभावित होता है। प्रोडक्शन प्रभावित होने का मतलब है वहां की इकोनॉमी का प्रभावित होना। तो इसी पर नजर रखने के लिए स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रीबायोटिक फूड के विषय में असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। यह हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया का भोजन होता है। दूसरा कथन केला, लहसुन, प्याज, नट्स आदि इसी के उदाहरण है। तीसरा कथन फाइबर वाले खाद्य पदार्थ प्रीबायोटिक फूड होते हैं। अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया का यह भोजन होता है, प्रीबायोटिक बिल्कुल सही है। अर्थात इसको जो हम कंज्यूम करते हैं तो उद्देश्य हमारा ये नहीं होता कि हमको एनर्जी मिलेगी, वो मिलती भी नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका ये भोजन होता है। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया अच्छे भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का रेशियो बना रहता है, इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है। केला, लहसुन, प्याज, नट्स इसी के जो है कि उदाहरण बिल्कुल सही है। और फाइबर वाले खाद्य पदार्थ प्रीबायोटिक फूड होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रोबायोटिक फूड्स के से संदर्भ में है, और प्रोबायोटिक फूड के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना। ये ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसमें पहले से ही गुड बैक्टीरिया रहते हैं। दूसरा कथन लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रोबायोटिक जीवाणु है। तीसरा कथन बिफिडो ईस्ट बेसिली जो है कि प्रोबायोटिक जीवाणु है। असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है कि आखिर इसमें से कौन सा असत्य कथन है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी जो प्रोबायोटिक फूड है उसको थोड़ा ध्यान लीजिए। प्रोबायोटिक फूड से मतलब जैसे आपने दही देखा होगा ना, तो जो दही होता है प्रोबायोटिक, उसमें क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया जैसे कि हमने बताया शरीर के लिए यूजफुल होते हैं। तो ऐसे भोजन जिसमें क्या होता है कुछ अच्छे बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं, ना कि उस शरीर में जाके बने, पहले से उस भोजन में, उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें पहले से गुड बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस जैसा आपको पता है दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु प्रोबायोटिक फूड के रूप में देखा जाता है। बिफिडो इस्टोबैसिली प्रोबायोटिक जीवाणु है। तो इसमें असत्य कथन का विकल्प चयन करना है, तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, आंसर इसका भी होगा डी। अगला प्रश्न जो है अटलांटिक चार्टर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक चार्टर के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन 14 अगस्त 1941 को इस पर यूएस एवं यूके ने हस्ताक्षर किया था। दूसरा कथन कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में बोरिस जॉनसन एवं जो बाइडेन ने हाल ही में नए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया। अब आपको बताना है दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। इजी प्रश्न है आपके लिए, काफी बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए और आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो इसमें सही जो आंसर है कि दोनों जो कथन है वो सही है कि 14 अगस्त 1941 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेज चल रहा था तो उस समय यह डिसाइड किया गया यूके और यूएसए के द्वारा कि आखिर जब जर्मनी हार जाएगा उसके बाद वैश्विक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे हम दोबारा जो है कि विश्व युद्ध को रोक सकते हैं, कैसे जो आर्थिक क्षति हुई है उसको भरपाई कर सकते हैं, कैसे व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को मेलजोल को बढ़ा सकते हैं। और अभी भी जैसे कोविड है उसने भी क्या किया, बहुत ज्यादा जन धन की हानि की है। तो इससे निपटने के लिए हाल ही में क्या किया गया है, नए अटलांटिक चार्टर साइन किया गया है। तो दोनों कथन क्या है, सही है, आंसर होगा ए। अगला जो प्रश्न है इस समय निम्न में से किस देश के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, आपको बताना है। ऑप्शन है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस। इजी प्रश्न है, इस पर तो हम लोगों ने कल ही अभी बात की है तो आपने बता भी दिया होगा। तो इस सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो चाइना के पास है, सेकंड पर जो है कि जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे जो है कि रूस है। और अगला जो प्रश्न है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे कम अनुपात किसका है। यहाँ पे एक विकल्प थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको देख लीजिए। आपके पास ए विकल्प है विदेशी परिसंपत्ति, बी है एसडीआर, टी है स्वर्ण भंडार और आईएमएफ के पास रिजर्व टेक। आपको पता है जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें कई चीजें होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो रेशियो है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में है वह विदेशी परिसंपत्ति। और विदेशी परिसंपत्ति में सामान्यतः करेंसी या जो कि किसी देश के द्वारा विदेश में खरीदा गया किसी कंपनी का शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड होता है, लेकिन मेनली करेंसी होती है। तो आपको पता है आरबीआई ने काफी ज्यादा डॉलर को खरीदा है और ज्यादा डॉलर खरीदने की वजह से हमारी विदेशी
परिसंपत्ति में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। अगर आप देखें तो डॉलर या करेंसी के रूप में लगभग हमारे पास 560 बिलियन डॉलर का एसेस है। एसडीआर जो है कि काफ़ी कम है, 1.5 बिलियन है। और जो है कि स्वर्ण भंडार देखा जाए तो 37 बिलियन का है। और आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंच की बात हो रही है वो 5 बिलियन का है। तो 560 बिलियन सबसे ज़्यादा किसका है? विदेशी परिसंपत्ति के। और अगला जो प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, भारत के सामने जो विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। और यह विकल्प है आपके पास मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। तो इजी प्रश्न है। आपने इस घटना को कई बार सुना होगा कि हमारे पास लगभग तीन हफ्ते के आयात के लिए ही पैसा बचा हुआ था और उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन में आरबीआई ने जो है कि सोना उधार रख के 47 टन और फिर जो है कि पैसा लिया, विदेशी मुद्रा प्राप्त करके हमारी आयात को आवश्यकताओं को पूर्ता की। तो यह जो यह हुआ था आपको चंद्रशेखर जी के समय। यह समय है जो है कि 1991 का। चूंकि ये जो समय था वो राजनीतिक अस्थिरता का समय था और इसकी वजह से कई बड़े डिसीजन भी नहीं लिए जा पा रहे थे और उस समय जो है कि कई चीजें एक साथ घटित हो रही थी। तो उसी समय की घटना है। तो आंसर होगा सी। आई होप आपने प्रश्नों को ऑप्ट किया होगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न गलत हुए। ध्यान दीजिए, आपके कितने प्रश्न गलत हुए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।